हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मीनिंग होता है संकल्प, दृढ़ संकल्प जो हम ले लेते हैं किसी चीज को लेकर के, तो उस संकल्प के ऊपर ये चैप्टर बताया है। मनीष गोयल इसके राइटर है और इसमें बताया है कि किस प्रकार से जैसे गांव से लोग शहर की तरफ पलायन करते हैं, पढ़ लिख करके शहर की ओर जाना चाहते हैं, तो वो गांव में इतना नहीं सोचते कि हम गांव को विकसित करें, गांव में कुछ विकास लेकर के आए, अपनी पढ़ाई से कुछ जो इफेक्ट है वो हम गांव पे डालें। वो शहर की ओर जाना शुरू कर देते हैं। तो किस प्रकार से एक जो इसमें जो फर्स्ट पर्सन के रूप में जो अपनी ये घटना बता रहा है, जैसे राइटर है, तो वो बताता है कि उसने एक संकल्प लिया था गांव के विकास के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। अन्ना, अ यंग बॉय had just returned to his village from the college hostel during his summer vacation। कि अन्ना, a young boy, अन्ना नाम का एक यंग बॉय, एक युवा लड़का, had just returned जो कि अभी अभी लौटा था, to his village अपने गांव में, from the college hostel कॉलेज के हॉस्टल से, during his summer vacation। कि अन्ना नाम का एक युवा लड़का अपने गर्मी की छुट्टियों के दौरान कॉलेज हॉस्टल से अभी अभी गांव लौटा था। As he trudged towards his home, he saw the sun going below the horizon and the western skies flashed with the orange russet streak of light। कि as he trudged toward his home, जैसे ही वो ट्रज मतलब धीरे धीरे चलना जिस होता है ना, उसको बोलते हैं ट्रज, धीरे धीरे चलना, धीरे कदमों से। तो as he trudged toward his home, जैसे ही वो अपने घर की तरफ एकदम धीरे धीरे चला, थके हुए कदमों से चला, he saw the sun going below the horizon, उसने सूर्य को देखा, गोइंग जाते हुए, बिलो द ओरिजिन मतलब क्षितिज से नीचे जाते हुए, बिलो नीचे, ओरिजिन होता है क्षितिज, तो ओरिजिन यानी क्षितिज से नीचे जाते हुए उसने सूर्य को देखा। एंड द वेस्टर्न स्काइज फ्लैश विद द ऑरेंज रसेड स्ट्रिक ऑफ लाइट। एंड द वेस्टर्न स्काइज, और जो पश्चिमी आकाश था, उस पश्चिमी आकाश को फ्लैश विद द ऑरेंज रसेड मतलब जो नारंगी लाल जो स्ट्रिक ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की जो धारियां थी, स्ट्रिक होती है धारियां, लाइट यानी प्रकाश, तो नारंगी और लाल जो प्रकाश की धारियां थी उससे पश्चिमी आकाश को फ्लैश मतलब चमकते हुए देखा जब वो घर की तरफ आ रहा था। द सीन ऑफ द सेटिंग सन ऑलवेज पुट हिम इन लो स्पिरिट। कि जो सन सेटिंग का जो सीन होता था, सूर्य के अस्त होने का जो दृश्य होता था, वो हमेशा उसको लो स्पिरिट से भर देता था, मतलब उसको उत्साह से रहित कर देता था। उसकी जो स्पिरिट थी, उसकी जो भावनाएं थी वो लो हो जाती थी, तो उसको उत्साह से रहित कर देता था सनसेट का दृश्य। He himself didn't know why। He himself didn't know, वो खुद नहीं जानता था कि भाई क्यों ऐसा क्यों होता था। The land was dry and parched। कि जो लैंड थी, जो जमीन थी, वो एकदम ड्राई सूखी थी, एंड पास्ट मतलब एकदम से गर्म थी, फटी हुई थी। जैसे सूखे में जमीन जैसे एकदम फटी हुई सी हो जाती है, वैसे पास्ट मतलब एकदम फटी हुई सी थी, जमीन सूखी थी और फटी हुई थी। At places it appeared as if futile attempts had been made at plugging and plows ridges had hardened। कि एट प्लेसेस मतलब जगह जगह पे, जहाँ मतलब कई जगह जो जमीन सूखी थी, एकदम फटी हुई थी, तो एट प्लेसेस मतलब जगह जगह पे इट अपियर्ड वो ऐसी लगती थी, जमीन है वो ऐसी लगती थी, एज इफ जैसे कि फ्यूटाइल अटेम्प्ट हैड बीन मेड। फ्यूटाइल मतलब एकदम व्यर्थ के जो अटेम्प्ट यानी प्रयास है वो हैड बीन मेड किए गए थे एट प्लगिंग मतलब जोतने के। तो कहीं कहीं मतलब कई कई स्थान पे, कई कई प्लेस पे ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वहां पे खेत को जोतने के जो व्यर्थ के जो अटेम्प्ट थे, प्रयास थे, वो किए गए थे। द प्लगिंग रीजेस हैड हार्डन, क्योंकि जो प्लगिंग रीजन मतलब जो जोते हुए जो हल्के जो निशान थे, जो रीजेस थे मतलब निशान जो थे वहां खेत जोतने के, वो हार्डन हो गए थे, एकदम सख्त हो गए थे। हेयर एंड देयर कैक्टी ऑफ डिफरेंट शेप्स ग्रू। कि यहाँ वहां जो कैक्टस जो होते ना, उस कैक्टी, तो कैक्टस का एक कैक्टी है, तो जो कैक्टी थे, जो नागफनी का जो पौधा होता है, वो डिफरेंट शेप ग्रू, अलग अलग शेप के अंदर अलग अलग आकार में जो कैक्टी थी, नागफनी थी, वो उग आई थी। नागफनी एकदम सूखी जमीन में उगने वाला एक पौधा होता है, उसको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। ए सोलिटरी क्रो पर्च्ड ऑन द ओल्ड बबुल ट्री। ए सोलिटरी क्रो मतलब एक अकेला जो कौवा था, वो पर्च्ड ऑन द ओल्ड बबुल ट्री, वो पुराने बबुल के पेड़ के ऊपर जो कौवा था, जो सोलिटरी कौवा था, अकेला कौवा था, वो पर्च मतलब बैठा हुआ था। तो वो वहां का सीन बता रहा है कि कैसे कैसे जब वो घर की तरफ लौट रहा था तो कैसा सीन था, कौवा कहाँ बैठा था, जमीन कैसी थी, कैसे उस पे मतलब प्लगिंग उसको की गई थी, तो वो सारा सीन है वो यहाँ पे बता रहा है अन्ना।
Anna was struck by the usual tranquility all round, which was pierced by the collective twittering of the birds soaring high in the skies. कि अन्ना was struck, अन्ना है वो एकदम struck मतलब उसको आघात लगा, वो एकदम से struck हो गया, वो चक्का हो गया, चौकन्ना हो गया by the unusual tranquility all around. ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति. कि अन्ना है वो एकदम से उसको आघात लगा, वो स्ट्रक हो गया किस चीज से, उस असामान्य शांति से. ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ, जो अन्ना है वो चारों तरफ फैली हुई असामान्य शांति से एकदम स्ट्रक हो गया, उसको आघात लगा. विच वॉज प्रेस्ड बाय द कलेक्टिव ट्विटरिंग ऑफ द वर्ड्स सोरिंग हाई इन द स्काई. जो कि मतलब हाई इन द स्काई मतलब आकाश में ऊंचे, सोरिंग मतलब होता उड़ान भरते हुए. तो उड़ान भरते हुए जो पक्षी होते हैं, जैसे उन पक्षियों का जो कलेक्टिव जो ट्विटरिंग थी, कलेक्टिव ट्विटरिंग मतलब सामूहिक रूप से जो उनकी चहचहाट थी. कलेक्टिव सामूहिक होता है, ट्विटरिंग यानी जो चहचहाट थी, जो उनकी आवाज थी, वो उससे पियर्स मतलब उससे भंग की गई थी. मतलब चारों तरफ जो शांति फैली हुई थी, चारों तरफ जो शांति थी, असामान्य शांति, उससे अन्ना है उसको आघात लगा. जो कि भंग किससे हुई, जिसको आकाश में ऊंचे उड़ते हुए पक्षियों की जो कलेक्टिव ट्विटरिंग थी, सामूहिक जो उनकी चहचहाट की आवाज थी, उसके द्वारा उसको भंग किया गया था. मतलब वहां शांति थी और शांति को भंग कौन कर रहा था, जो पक्षी थे वो भंग कर रहे थे. द जोवियल फील्ड्स वेयर द फार्मर्स प्लव enjoyed and sang, the meadows where the cattle grazed, why were they deserted. अब वो सोच रहा है कि द जोवियल फील्ड्स मतलब जो जोवियल मतलब एकदम खुशी देने वाले जो खेत थे, where the farmers plowed जहाँ पे जो फार्मर्स थे, किसान जो प्लाउज मतलब हल चलाते थे, खेत जोतते थे, enjoyed आनंद लेते थे, एंड sang गाना गाते थे, गीत गाते थे. द meadows मतलब जो घास के मैदान थे, जहाँ पे कैटल जानवर है वो ग्रेज मतलब चरते थे, पशु चरते थे. वाई वर दे डेजर्टेड, वो डेजर्टेड क्यों थे, वो सुनसान क्यों थे, वीरान क्यों थे, मतलब हर जगह इतनी खाली क्यों थी. वो ऐसे सोच रहा है कि जहाँ पे जो मतलब खुशी से परिपूर्ण जो खेत थे, जहाँ पे किसान खेत जोतते थे, खुशी मनाते थे, गाना गाते थे, घास के मैदान जहाँ पे पशु चरते थे, तो वो अब सुनसान क्यों है, ऐसा वो वहां पे सोच रहा था. ही मिस्ड द चिरपी लिटिल फेसेस प्लकिंग बेरीज फ्रॉम द thorny bare tree or playing cricket with their battered bats and small stiff stems of trees as wickets. कि he missed the chirpy, मिस मतलब उसने मिस किया, उसने याद किया जो चिरपी मतलब एकदम से जो चिरपी आवाज जो होती है, चहचहाट की जो आवाज होती है, खुशी से परिपूर्ण जो आवाज होती है. लिटिल फेसेस छोटे छोटे चेहरे, प्लकिंग तोड़ते हुए, बेरीज फ्रॉम द थॉर्नी बेर ट्री जो कांटे से भरा हुआ जो बेर का पेड़ होता है, उससे बेरीज मतलब उससे बेरों को तोड़ते हुए जो छोटे छोटे बच्चों के जो मतलब खुशी से परिपूर्ण जो चेहरे होते हैं, छोटे छोटे चेहरे होते हैं. और प्लेइंग क्रिकेट, और क्रिकेट खेलते हुए विद देयर बैटर्ड बैट मतलब अपने छोटे छोटे टूटे हुए जो बैट होते थे, बैटर्ड मतलब टूटे हुए बैट्स यानी बैट, तो उन बैट से, एंड स्मॉल स्टिफ और छोटी छोटी जो स्टिफ मतलब एकदम सख्त जो स्टेम थी ऑफ ट्रीज की मतलब पेड़ की जो छोटी छोटी जो सब स्टेम्स थी, जो डालियां होती थी, जो शाखाएं होती थी, उसको विकेट के रूप में. तो क्रिकेट खेलते हुए मतलब उन सब चीजों को उसने मिस किया. किसने, अन्ना ने. तो बता रहा है कि ही मिस द चिरपी लिटिल फेस प्लकिंग बेरीज फ्रॉम द थॉर्नी बेर ट्री, कि उसने कांटेदार बेर के पेड़ से जो बेर को तोड़ते हुए, बेर के कांटेदार पेड़ से बेर को तोड़ते हुए, एंड प्लेइंग क्रिकेट विद देयर बैटर्ड बैट और अपने टूटे हुए बैट से क्रिकेट खेलते हुए, और छोटी छोटी जो पेड़ की जो स्टिफ स्टेम्स थी, जो सख्त कठोर जो स्टेम्स थी, जो डालियां थी, जो शाखाएं थी, उसको विकेट के रूप में काम में लेते हुए उन छोटे छोटे चेहरों को, चिरपी मतलब एकदम खुशहाल चहचहाट से भरे उन छोटे छोटे चेहरों को उसने मिस किया, उसने याद किया, क्योंकि हर जगह वीरान थी, कहीं पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था. तो उसने इन सब चीजों को याद किया है. किन चीजों को, जो कांटेदार पेड़ों से जो बेर तोड़ते थे उन बच्चों के चेहरे को, जो बच्चे क्रिकेट खेलते थे अपने टूटे हुए बैट से, तो उनको, और जो कि एक विकेट के रूप में छोटी छोटी स्मॉल स्टेम को, पेड़ों की जो स्टिफ स्टेम थी उनको यूज में लेते थे, कठोर जो डालियां थी या शाखाएं थी उनको विकेट के रूप में काम में लेते थे. उन बच्चों के छोटे छोटे चेहरों को, जो चिरपी थे, एकदम खुशहाल थे, खुशी से भरे हुए थे, उनको उसने याद किया, क्योंकि उसको कुछ भी वहां पे दिखाई नहीं दे रहा था अन्ना को. अन्ना वॉज द fallow land spread across the distant origin with eyes wide open but did not perceive a human soul. कि अन्ना वॉज द fallow land spread across the distant origin with eyes wide open, की अपनी आंखों को वाइड ओपन विस्तृत ओपन करने के साथ में डिस्टेंट ओरिजिन मतलब दूर क्षितिज तक जो स्प्रेड फैले हुए जो लैंड थे, जमीन थी. फालो मतलब जो जुते हुए खेत थे उनको
वास्ट होता है देखना। तो अन्ना वाज द फॉलो लैंड, अन्ना ने उस फॉलो लैंड को देखा, मतलब उस जुते हुए लैंड को, जमीन को देखा जो कि स्प्रेड फैली हुई थी, कहाँ तक, अक्रॉस द डिस्टेंट ओरिजिन, मतलब डिस्टेंट ओरिजिन तक, विस्तृत दूर स्थित जो क्षितिज था वहां तक फैले हुए, विद आईज वाइड ओपन, अपनी आंखों को एकदम विस्तृत करके। तो अन्ना ने अपनी आंखों को विस्तृत रूप से खोल करके उन जुते हुए खेतों वहां दूर स्थित ओरिजिन के पार जुते हुए खेतों तक अन्ना ने देखा। अन्ना ने अपनी खुली हुई विस्तृत आंखों से दूर स्थित ओरिजिन के पार उन जुते हुए खेतों तक अन्ना ने देखा, मतलब हर एक चीज को वो देख रहा है अपनी आंखें फाड़ करके एकदम, किसी कोई व्यक्ति उसको दिख जाए, बट डिड नॉट परसीव ए ह्यूमन सोल, लेकिन वो किसी भी ह्यूमन सोल को, कोई भी व्यक्ति को वो नहीं देख पाया। He was unable to comprehend what the matter was. He was unable, वो unable था, असमर्थ था, to comprehend मतलब समझने में, वो ये समझने में असमर्थ था कि what the matter was, कि मामला क्या था, क्या बात थी। Strange thoughts crossed his mind, कि अजीब जो विचार थे वो उसके माइंड में आए। Has something inauspicious happened in his little village, कि he was something inauspicious, कि क्या कुछ अनऑस्पिशियस मतलब कोई अपशकुनी कोई चीज हो गई, कुछ अशुभ घटित हो गया, हैपन मतलब घटना, कि हैज समथिंग इनऑस्पिशियस हैपेंड इन हिज लिटिल विलेज, कि उसके छोटे से गांव में क्या कोई इनऑस्पिशियस चीज हो गई, क्या कोई अशुभ घटना हो गई। ही ट्रेडेड विथ क्विक स्टेप बट हिज लगेज लेकिन हिज पेस, ही ट्रेडेड मतलब वो बढ़ा, विथ क्विक स्टेप तेज कदमों से वो आगे बढ़ा, बट लेकिन हिज लगेज उसके पास में जो लगेज था, जो सामान था, उसने उसकी गति को स्लेकन मतलब कम कर दिया था, धीमी कर दी थी उसकी गति को, क्योंकि उसके पास में सामान बहुत था। He passed by the village पाठशाला where the evening classes were held for the children and the youth, कि he passed by the village पाठशाला, वो गांव की पाठशाला जो स्कूल थी उसके पास से गुजरा, जहाँ पे शाम की क्लासेज है वर हेल्ड, वो रखी जाती थी, जहाँ शाम की क्लास होती थी, फॉर द चिल्ड्रन एंड द यूथ, के बच्चों और युवकों के लिए शाम की क्लासेज जहाँ पे होती थी, उस स्कूल के पास से वो गुजरा। The silence of this familiar place jarred on his ears. No students sitting on the sack mats, no reprimanding by the master साहब, no nodding heads memorizing table, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, no heads bent low over their slates, no writing boards propped up against the wall to dry in the air. तो होता है कि क्या नहीं था वहां पे। तो स्कूल के पास से जब गुजरा वहां से, तो द साइलेंस ऑफ दिस फेमिलियर प्लेस, कि उस फेमिलियर मतलब जाने पहचाने उस स्थान की जो साइलेंस थी, जो चुप्पी थी, वो जड़ ऑन हिज ईयर्स, उसके कानों में जड़ यानी चुभ रही थी। तो उस जाने पहचाने स्थान पे जो शांति थी वो उसके कानों में चुभ रही थी। नो स्टूडेंट सिटिंग ऑन द सेकमेट, कि वहां सेकमेट यानी जो दरी होती है, जो पट्टियां बिछी हुई होती थी स्कूल में, तो वहां पे कोई भी जो स्टूडेंट है वो बैठा हुआ नहीं था। नो रिप्रीमेंडिंग बाय द मास्टर साहब, मास्टर साहब के द्वारा कोई भी रिप्रीमेंडिंग मतलब कोई भी डांट फटकार नहीं हो रही थी, कोई पनिशमेंट नहीं थी। नो नोडिंग हेड्स मेमोराइज टेबल, कोई भी हिलते हुए सिर नहीं थे। मेमोराइजिंग टेबल्स, जो कि टेबल को, जो कि जो पहाड़े होते हैं उन पहाड़ों को याद करते हुए, उन टेबल्स को याद करते हुए कोई भी हिलते हुए सर नहीं थे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जैसे 2 का ये जो टेबल है उनको याद करते हुए, पहाड़ी याद करते हुए कोई सर नहीं था। नो हेड्स बेंट लो ओवर देयर स्लेट, कोई भी सर है वो अपनी स्लेट पे झुका हुआ नहीं था। नो राइटिंग बोर्ड, कोई भी लिखा हुआ जो बोर्ड होता है, बोर्ड पे कोई भी चीज जो लिखने वाली होती है, तो कोई भी लिखा हुआ बोर्ड है वो प्रोप्ड अप अगेंस्ट द वॉल टू ड्राई इन द एयर, की हवा में सूखने के लिए, सुखाने के लिए दीवार के सहारे पर प्रोप्ड अप मतलब टिका हुआ, लटकाया हुआ कोई भी बोर्ड वहां पे नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। स्कूल है वो भी एकदम वीरान सा लग रहा था। अब अन्ना मूव्ड अहेड, अन्ना है वो आगे बढ़ा। द विलेज चौपाल वॉज एम्प्टी, गांव की जो चौपाल थी वो भी खाली थी। एज ही केम क्लोज टू द हाउसेज, जब वो घरों के पास में आया, ही थॉट ऑफ द प्लीजेंट अरोमा ऑफ द इवनिंग फूड बीइंग कुक्ड, ही थॉट उसने सोचा था, ऑफ द प्लीजेंट अरोमा मतलब शाम की जो खुशबू थी उसके बारे में सोचा था, ऑफ द इवनिंग फूड शाम का भोजन बीइंग कुक्ड कि पकाए जाते हुए शाम के भोजन की उस शानदार खुशबू के बारे में उसने सोचा था। विच यूज्ड टू मेक हिम रेवेनस, विच यूज्ड टू मेक जो कि उसको कर देती थी, क्या बना देती थी, रेवेनस, रेवेनस मतलब एकदम भुक्कड़ बना देती थी, क्योंकि वो शाम के टाइम आ रहा था। जब वो घरों के पास से जैसे वो गुजरा तो उसने सोचा था कि पकाए जाते हुए शाम के भोजन की जो शानदार खुशबू है वो आएगी, उसने उसके बारे में सोचा, जो कि उसको एकदम रेवेनस मतलब भुक्कड़ बना देती थी। बट दिस फेमिलियर स्मेल टू वॉज मिसिंग, लेकिन ये जो फेमिलियर स्मेल थी, जो जानी पहचानी जो स्मेल थी, गंध थी, वो भी मिसिंग थी, गायब थी। द विलेज डॉग बार्क एट हिम, जो गांव के जो कुत्ते थे उसने बार्क एट हिम मतलब उनकी तरफ, उसकी तरफ, अन्ना की तरफ बार्क मतलब भौंका। हैज ही बिकम ए स्ट्रेंजर इन हिज ओन विलेज,
कि क्या वो अपने खुद के गांव के लिए वो स्ट्रेंजर बन गया है, क्या वो खुद के गांव के लिए अजनबी हो गया है। सडनली अचानक से ही कोट ए ग्लिम्स ऑफ द चौकीदार, ए फ्रेल मैन विद मिल्क व्हाइट बियर्ड वेयरिंग ए शेबी धोती कुर्ता। तो सडनली अचानक से ही कोट ए ग्लिम्स उसकी नजर पड़ी ऑफ द चौकीदार, चौकीदार के ऊपर उसकी नजर पड़ी। ए फ्रेल मैन जो कि एक कमजोर सा आदमी था, फ्रेल था, कमजोर आदमी था, विद मिल्क व्हाइट बियर्ड, उसकी जो बियर्ड उसकी दाढ़ी थी वो मिल्क के समान व्हाइट थी। वेयरिंग ए शोभी धोती कुर्ता, और उसने एक वेयरिंग पहना हुआ था, शेबी मतलब फटा पुराना एक धोती कुर्ता उसने पहना हुआ था। अन्ना ने पूछा कि बाबा व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है, क्या मैटर है। वेयर हैव द विलेजर्स गॉन, गांव वाले कहाँ गए। द ओल्ड मैन आंसर, ओल्ड मैन ने आंसर दिया, उत्तर दिया कि ऑल द विलेजर्स हैव गॉन टू द विलेज टेम्पल टू ऑफर स्पेशल मिडनाइट प्रेयर टू अपीज गॉड एज देयर इज ए सेवर ड्रॉट इन द विलेज। तो वो बता रहा है कि ऑल द विलेजर्स के गांव, सभी जो गांव वाले जो लोग थे, इस गांव के जो सभी लोग थे, हैव गॉन टू द विलेज टेम्पल, वो विलेज टेम्पल में गए हैं, गांव के मंदिर में गए हैं, टू ऑफर स्पेशल मिडनाइट प्रेयर टू अपीज गॉड, की भगवान को अपीज यानी प्रसन्न करने के लिए, भगवान को शांत करने के लिए मध्य रात्रि की जो प्रार्थना है उसकी विशेष पूजा को, स्पेशल ऑफर मतलब विशेष पूजा को करने के लिए वो गांव के मंदिर में सभी गांव वाले गए हैं। एज देयर इज ए सेवर ड्रॉट इन द विलेज, जैसे कि गांव में मीन्स क्योंकि गांव के अंदर एक सेवर ड्रॉट मतलब भयंकर सूखा, ड्रॉट होता है सूखा, तो भयंकर सूखा है गांव के अंदर, इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, हैप्पी करने के लिए वो गए हैं। Although there was sufficient rainfall this year, कि although यद्यपि there was sufficient rainfall this year, कि इस साल पर्याप्त बारिश हुई थी, कि यद्यपि वर्षा तो खूब हुई थी, पर्याप्त हुई थी, yet फिर भी all the source of water had dried up, कि सभी जो सोर्सेज थे, जो संसाधन थे वो वाटर पानी के have dried up, वो सूख गए हैं। To them it is indicative of any fury of God, to them उनके लिए क्या है, ये कोई इंडिकेटिव है मतलब कोई सूचक है, ऑफ द फ्यूरी ऑफ गॉड मतलब भगवान के क्रोध का ये सूचक है उन लोगों के लिए, क्योंकि बारिश तो हुई थी, वर्षा हुई थी, लेकिन फिर भी जो पानी के सोर्सेज थे वो सारे के सारे ड्राइड अप हो गए, सूख गए, तो उन लोगों के लिए ये भगवान के क्रोध का सूचक है। द चौकीदार हीड ए डीप शाई एंड सेड द विलेजर्स आर स्टार्विंग एंड देयर एग्जिस्टेंस इज इन पेरिल, कि द चौकीदार हीड ए डीप साई, शाई मतलब आह भरना, डीप यानी गहरी, तो चौकीदार ने गहरी आह भरी, हीड यानी भरी, तो गहरी सांस ली, गहरी सांस भरी, आह भरी, एंड सेड कहा, क्या कहा कि द विलेजर्स आर स्टार्विंग, कि जो गांव वाले हैं वो स्टार्विंग यानी भूखे मर रहे हैं, भूखी हैं, एंड देयर एग्जिस्टेंस और उनकी जो एग्जिस्टेंस है, उनका जो अस्तित्व है, इज इन पेरिल वो पेरिल में है, खतरे में है, उनका जो अस्तित्व है वो खतरे में है। दे हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, दे हैव नथिंग वो उनके पास में कुछ भी नहीं है, टू लुक फॉरवर्ड टू मतलब आगे बढ़ने के लिए, आगे देखने के लिए, या कुछ होप करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। As few villagers have already migrated to the cities in search of jobs, thinking that this village is cursed. कि few villagers मतलब कुछ गांव वाले तो ऑलरेडी पहले से ही सिटी की तरफ माइग्रेट कर गए, मतलब शहर की तरफ चले गए। इन सर्च ऑफ जॉब मतलब काम की तलाश में वो पहले से ही सिटी की तरफ माइग्रेट हो गए, वो चले गए। थिंकिंग दैट ये सोचते हुए कि दिस विलेज इज कर्स्ड, कि ये जो गांव है वो कर्स्ड है, अभिशप्त है, शापित है, ऐसा सोच करके। अन्ना डिसाइडेड दैट ही विल नॉट ज्वाइन द विलेजर्स इन द टेम्पल, अन्ना ने डिसाइड किया, निश्चय किया कि ही विल नॉट ज्वाइन वो ज्वाइन नहीं करेगा, उन गांव वालों को ज्वाइन नहीं करेगा, इन द टेम्पल कि मंदिर के अंदर वो गांव वालों के पास में नहीं जाएगा, उनको वहां पे ज्वाइन नहीं करेगा, ऐसा उसने डिसाइड किया। ही थॉट दैट द विलेज फोक डू नॉट इन्वेट टू फाइंड ए सोल्यूशन टू एनी ग्रेव प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, कि ही थॉट उसने सोचा, अन्ना ने सोचा कि विलेज फोक जो गांव के जो लोग हैं, डू नॉट एंडवेयर मतलब वो प्रयास नहीं करते, टू फाइंड अ सोल्यूशन सोल्यूशन को ढूंढने का, समस्या का जो समाधान होता है, हल है वो ढूंढने का, टू एनी ग्रेव प्रॉब्लम की किसी गंभीर समस्या का सोल्यूशन प्राप्त करने का ये जो गांव वाले हैं वो प्रयास नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन मतलब उचित एजुकेशन के, उचित शिक्षा के लेक होता है अभाव, तो उचित शिक्षा के अभाव के कारण गांव के जो लोग हैं वो इस किसी भी गंभीर समस्या को सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए, सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए वो प्रयास नहीं करते हैं। इफ थिंग्स बिकम अनबियरेबल दे नीड गॉड टू डिसेंड ऑन अर्थ टू फाइट देयर बैटल, कि इफ थिंग्स बिकम अनबियरेबल यदि चीजें अनबियरेबल हो जाती है, असहनीय हो जाती है, तो दे नीड गॉड उनको भगवान की आवश्यकता होती है, टू डिसेंड ऑन अर्थ कि वो पृथ्वी पे डिसेंड मतलब उतर कर आए, टू फाइट देयर बैटल उनकी जो बैटल है, उनकी जो लड़ाई है उसको वो लड़े, मतलब वो भगवान को लड़ाई लड़ने के लिए पृथ्वी पर डिसेंड मतलब उतर कर आने की जरूरत वो महसूस करते हैं, उनको आवश्यकता होती है जब चीजें खराब हो जाए। दे होपफुली वेट फॉर एन अवतार, दे होपफुली मतलब वो आशा के साथ में, होप के साथ, आशा के साथ
वो अवतार की प्रतीक्षा करते हैं कि भगवान किसी अवतार में आएंगे। इन द आवर ऑफ क्राइसिस दे डू नॉट रियलाइज दैट गॉड हैज दोज हु हैव देमसेल्व्स, कि इन द आवर ऑफ क्राइसिस मतलब इस क्राइसिस के टाइम में, इस संकट काल के अंदर, विपत्ति के समय, दे डू नॉट रियलाइज वे महसूस नहीं करते हैं, रियलाइज नहीं करते दैट की गॉड हैव्स दोज की भगवान उनकी सहायता करते हैं, दोज हु हैव देमसेल्व्स जो कि अपनी सहायता स्वयं करते हैं। भगवान भी उनकी सहायता करते हैं जो खुद अपनी सहायता करे। इवनिंग गेव वे टू ट्विलाइट एंड ट्विलाइट सैंक इनटू डार्कनेस, कि जो इवनिंग थी वो गेव वे टू ट्विलाइट, तो शाम थी वो ट्विलाइट में बदल गई थी, मतलब गोधूली बेला आ गई थी। शाम है वो गोधूली बेला के बाद में गेव वे मतलब हार जाना, तो शाम है वो गोधूली बेला से हार गई थी, या शाम के बाद में गोधूली बेला आ गई। ट्विलाइट सैंक इनटू डार्कनेस, और जो गोधूली बेला थी वो डार्कनेस में डूब गई, अंधकार में डूब गई, मतलब अब रात हो गई थी। ही वॉज अलोन इन हिज हट, वो अकेला अपनी हट में था, झोपड़ी में था। ही टर्न अप द विक ऑफ द लैंटर्न, ही टर्न अप, उसने टर्न अप मतलब ऊपर कर ली थी, द विक, विक मतलब जो बाती होती है, ऑफ द लैंटर्न यानी लालटेन, तो लालटेन की बाती को उसने ऊपर कर लिया। इस सूटी चिमनी बिकेम ब्राइट, कि ये जो सूटी चिमनी थी मतलब ये जो कालिख लगी हुई जो चिमनी थी, बिकेम ब्राइट, वो एकदम ब्राइट हो गई थी, चमकीली हो गई, क्योंकि बाती ऊपर करी तो आग जलने से, तेज होने से, लो तेज होने से वो चमकीली हो गई थी। अन्ना's थॉट फ्लू बैक टू द पास्ट, अब अन्ना के जो विचार थे वो फ्लू बैक मतलब लौट गए थे, टू द पास्ट, पास्ट के अंदर, अतीत में उसके विचार लौट गए थे। ही रिमेम्बर्ड हाउ हिज पेरेंट इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल कंडीशन सेंट हिम टू ए प्रेस्टिजियस साइंस कॉलेज इन द सिटी। ही रिमेम्बर्ड, उसने याद किया कि हाउ हिज पेरेंट्स, कि किस प्रकार से उसके पेरेंट्स ने इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल कंडीशन, कि अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के बाद भी, अपनी खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद भी उसके पेरेंट्स ने उसे एक प्रेस्टिजियस मतलब एक प्रतिष्ठित साइंस कॉलेज, शहर के साइंस कॉलेज में उसको भेजा था। तो वो सारी बातें उसको याद आ रही है कि किस प्रकार से उसके पेरेंट्स ने उसको अपनी खराब फाइनेंशियल कंडीशन के बावजूद भी, अपनी खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद भी शहर के प्रतिष्ठित साइंस कॉलेज में उसको भेजा था। ही स्ट्रॉन्ग विल टू प्रूव हिमसेल्फ वॉन हिम द अवार्ड ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। ही स्ट्रॉन्ग विल, उसकी स्ट्रॉन्ग विल थी, उसकी मतलब बहुत ही तेज इच्छा शक्ति थी, मजबूत इच्छा शक्ति थी, टू प्रूव हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को प्रूव करे, अपने आप को सिद्ध करने की उसके अंदर स्ट्रॉन्ग विल थी, मजबूत इच्छा थी। वॉन हिम द अवार्ड, कि वो अवार्ड को जीते, द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, कि कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड वो जीते, ये उसकी इच्छा थी अन्ना की। अन्ना वॉज फर्मली डिटरमाइंड दैट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन ही वुड रिटर्न टू हिज स्मॉल विलेज एंड वर्क फॉर इट्स अपलिफ्टमेंट। तो देखो, अन्ना वाज फर्मली डिटरमाइंड, कि अन्ना है वो फर्मली डिटरमाइंड था, मतलब दृढ़ निश्चय उसने कर लिया था, एकदम मजबूत निश्चय उसने कर लिया था कि आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, की अपनी शिक्षा को पूरी करने के बाद में, कंप्लीट मतलब पूरी करना, आफ्टर बाद में ही एजुकेशन, अपनी शिक्षा को पूरी करने के बाद में, ही वुड रिटर्न टू हिज स्मॉल विलेज, वो अपने स्मॉल विलेज में लौट आएगा, छोटे से गांव में लौट आएगा। एंड वर्क फॉर इट्स अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट मतलब उसका जो उत्थान होता है, उठाना, तो वो अपने गांव को अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके उत्थान के लिए वो काम करेगा, ऐसा उसने डिटरमाइन कर लिया था। ही ऑलवेज थॉट ऑफ एम्प्लॉइंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग इन हिज विलेज एंड एजुकेटिंग द विलेजेस ऑन एनवायरमेंट, वाटर मैनेजमेंट एंड अदर इश्यूज, कि ही ऑलवेज थॉट, वो हमेशा सोचा करता था, हमेशा वो ये सोचता था, ऑफ एम्प्लॉइंग मॉडर्न मेथड मतलब जो आधुनिक तरीके थे उनको एम्प्लॉय करने की, आधुनिक विधियों को काम में लेने की। ऑफ फार्मिंग मतलब खेती करने के अंदर, इन हिज विलेज, की अपने गांव में खेती करने के लिए आधुनिक तरीकों को काम में लेने के लिए। एंड एजुकेटिंग द विलेजर्स ऑन एनवायरमेंट, और इस एनवायरमेंट में, वातावरण में, पर्यावरण के अंदर गांव वालों को शिक्षित करने के लिए। एंड वाटर मैनेजमेंट, पानी के मैनेजमेंट के लिए, पानी का प्रबंधन करने के लिए। एंड अदर इश्यूज, और जो अन्य मुद्दे हैं उनके बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए उसने सोचा हुआ था। वो हमेशा सोचा करता था कि वो हमेशा क्या करेगा, गांव के अंदर जो फार्मिंग के जो मॉडर्न मेथड है उनको काम में लेगा, लोगों को, गांव वालों को शिक्षित करेगा, वाटर मैनेजमेंट के बारे में बताएगा, और दूसरे जो इश्यू थे उनके बारे में भी वो उनको बताएगा गांव वालों को। He was totally different from his other classmates who always dreamed of earning in dollar and leading a luxurious life in a foreign country. कि he was totally different, वो पूर्ण रूप से डिफरेंट था, अलग था। His other classmate, के अपने जो दूसरे क्लासमेट थे, जो अन्य सहपाठी थे, उनसे वो एकदम से डिफरेंट था। Who always dreamed, जो कि हमेशा ड्रीम मतलब स्वप्न लेते थे, और earning in dollar, जो कि हमेशा डॉलर कमाने के स्वप्न देखते थे। एंड लीडिंग ए लग्जरियस लाइफ इन ए फॉरेन कंट्री, और एक फॉरेन कंट्री के अंदर, विदेश के अंदर शानदार जीवन को जीने का जो सपना देखा करते थे, और डॉलर कमाने का जो सपना देखा करते थे, उन क्लासमेट से जो अन्ना था वो टोटली डिफरेंट था, एकदम से अलग था।
As he was reflecting on the goal of his life, his eyelids became heavy and he went off to sleep. कि as he was reflecting on the goal of his life, कि जैसे ही वो अपने जीवन के जो लक्ष्य को रिफ्लेक्ट कर रहा था, मतलब अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में जब वो सोच रहा था, his eyelids became heavy, तो उसकी जो eyelid थी, जो पलकें थी, वो हैवी हो गई, भारी हो गई. he went off to sleep, और वो सो गया, उसको नींद आ गई. जब वो सब चीजों को सोच रहा था तो उसको नींद आ गई वहां पे सोते हुए. अन्ना देन सा ए मैकाब्रे विजन, तो अन्ना ने देन फिर सा मतलब देखा, मैकाब्रे मतलब जो एक डरावना सा जो विजन था, दृश्य था, उसको देखा. तो अन्ना जब उसको नींद आ गई थी तो उसने मैकाब्रे विजन मतलब एक डरावना सा, एक बहुत ही भयानक सा विजन है वो उसने देखा. देयर वर बॉम्ब्स एवरीवेयर एंड नॉट ए प्लेस टू हाइड, तो वो क्या स्वप्न देख रहा है कि देयर वर बॉम्ब्स एंड बॉम्ब्स मतलब वहां पे बम ही बम थे, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, एंड नॉट ए प्लेस टू हाइड मतलब छुपने के लिए कोई भी स्थान नहीं था. ही कुड क्लियरली सी द ब्लेजिंग होम्स, dilapidated buildings, charred mangled bodies and mounds of corpses. तो वो बता रहा है कि हर जगह बॉम्ब ही बॉम्ब थे, नॉट ए प्लेस टू हाइड छुपने के लिए कोई स्थान नहीं था. ही कुड क्लियरली सी, वो एकदम क्लियरली देख सकता था. द ब्लेजिंग होम्स, जलते हुए घरों को वो देख सकता था एकदम क्लियरली, स्पष्ट रूप से सोते टाइम. डिलेपिडेटेड बिल्डिंग मतलब गिरती हुई जो बिल्डिंग थी, ध्वस्त जो बिल्डिंग्स थी, इमारतें थी, उनको देख सकता था. चेड मतलब एकदम से जो कोयला बन गई थी. मैंगल बॉडीज एंड माउंट्स ऑफ कॉप्सेस, माउंट्स मतलब जो ढेर, लाशों के ढेर, और जो मतलब शरीर जो मैंगल मतलब एकदम से छत विछत, जो मैंगल मतलब एकदम कटे फटे छत, एकदम छत विछत जो हो जाते हैं, तो उन बॉडीज को वो देख सकता था जो जलकर कोयला हो गए थे, उस टाइप की जो बॉडी थी, शरीर थी, और जो लाशों के जो ढेर थे उनको वो एकदम क्लियरली देख सकता था. द एंटायर एटमोस्फियर वॉज रिसाउंडिंग विद द वीनिंग साउंड क्राइज ऑफ लेमेंटेशन एंड अगनी. कि द एंटायर एटमोस्फियर, जो पूरा एटमोस्फियर था, जो पूरा वातावरण था, वॉज रीसाउंडिंग, वो रीसाउंड कर रहा था, मतलब प्रतिध्वनि उसकी गूंज रही थी. विद द वीनिंग साउंड मतलब एकदम जो उदासी से परिपूर्ण, जो मतलब दुख से परिपूर्ण जो साउंड था. क्राइज मतलब चीखने की आवाज ऑफ लेमेंटेशन मतलब जो पीड़ा होती है, दुख होता है. अगनी मतलब पीड़ा, लेमेंटेशन दुख भी होता है, कमी जो होती है. तो ये बता रहा है कि पूरा जो एटमॉस्फेयर था वो दुख और पीड़ा की चीखों के साथ, और जो वीनिंग साउंड थे मतलब जो विलाप से भरी हुई जो चित्कार की जो आवाज थी, उनसे पूरा एटमॉस्फेयर है वो रिसाउंड कर रहा था, वो गूंज रहा था, प्रतिध्वनि कर रहा था. मतलब हर जगह रोने चीखने की आवाजें हैं वो हो रही थी. ही हर्ड ए पैथेटिक वॉइस, उसने एक पैथेटिक वॉइस सुनी, उसने एक दुख भरी आवाज सुनी. माई थ्रोट इज पार्च, कि मेरा जो थ्रोट है, मेरा जो गला है वो पार्च मतलब एकदम सूख गया. कैन समन गिव मी ए ड्रॉप ऑफ वाटर, की क्या मुझे कोई पानी की बूंद को देगा. एंड विद इन ए फ्यू मोमेंट्स द फीबल वॉइस बिकेम साइलेंट. एंड विद इन ए फ्यू मोमेंट, और कुछ ही मोमेंट में, कुछ ही क्षण में, जो फीबल वॉइस थी, जो कमजोर आवाज थी, वो साइलेंट हो गई, चुप हो गई. लीक्स ऑफ ब्लड स्प्रिंग फ्रॉम द लाइन्स ऑफ द ओल्ड रिंकल फेस, कि लीक्स मतलब जो लाइनें थी वो ब्लड स्प्रिंग फ्रॉम द लाइन ऑफ द ओल्ड रिंकल फेस, कि उसके बूढ़े, उसके झुर्रीदार बूढ़े चेहरे की जो लाइन्स थी, मतलब जो रेखाएं थी, वहां से जो ब्लड स्प्रिंग मतलब जो खून का जो रिसाव था, वो खून का जो लीक थी, रिसाव था, वो फूट पड़ा था. स्प्रिंग मतलब फूट पड़ा. तो उसके जो बूढ़े रिंकल फेस से जो लीक्स ऑफ ब्लड था, खून का जो रिसाव था, वो स्प्रिंग मतलब उछल गया था. मतलब उसमें उसकी नसें हैं वो फटने के लिए तैयार हो गई थी, उसको पानी नहीं मिल रहा था, इतनी बुरी हालत उनकी हो गई थी. ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, ए हार्ट रेंडिंग श्रीक ऑफ ए वुमेन वॉज ऑडिबल टू हिम, कि एक हार्ट रेंडिंग मतलब हृदय को दहला देने वाली, हृदय को एकदम मतलब डावाडोल कर देने वाली जो श्रीक थी, चीख थी, ऑफ ए वुमेन, एक महिला की. तो दूसरी साइड में एक महिला की जो दिल दहलाने वाली जो आवाज थी वो उसको सुनाई दी. शी हैड गोन इनसेन, वो एकदम इंसेन हो गई थी, पागल हो चुकी थी. बिकॉज क्योंकि शी हैड लॉस्ट एवरीथिंग, उसने सब कुछ खो दिया था. शी वॉज होल्डिंग द डेड बॉडी ऑफ हर चाइल्ड इन हर आर्म एंड स्टेरिंग एट द बॉडी विद वेकेंट आइज, कि शी वॉज होल्डिंग द डेड बॉडी ऑफ हर चाइल्ड इन हर आर्म, कि उसने अपनी आर्म्स में, अपनी भुजाओं में अपने बच्चे की डेड बॉडी को पकड़ी हुई थी. एंड स्टेरिंग एट द बॉडी, और वो बॉडी की तरफ घूर रही थी. विद वेकेंट आइज, की अपनी सुनी आंखों के साथ, अपनी खाली आंखों से वो उस डेड बॉडी को घूर रही थी, और अपनी भुजाओं में अपने बच्चे की बॉडी को उसने पकड़े हुए था. अनदर एक्सप्लोजन एंड सी अटेंड इटर्नल पीस, अनदर एक्सप्लोजन, फिर दूसरा एक्सप्लोजन हुआ, दूसरा विस्फोट हुआ.
एंड सी अटेन इटर्नल पीस, और उसने इटर्नल पीस को प्राप्त कर लिया, शाश्वत जो शांति है उसको प्राप्त कर लिया, मतलब उसकी भी डेथ हो गई। अन्ना देन सा एन इनक्रेडिबल साइट, कि अन्ना ने फिर एक इनक्रेडिबल साइट देखा, एक अविस्मरणीय जो दृश्य है वो देखा। द वाटर्स ऑफ ऑल द रिवर एंड ओशन हैड टर्न्ड रेड, कि जो रिवर नदियों का और जो ओशन यानी जो समुद्रों का जो पानी था वो रेड हो गया था, लाल हो गया था, मतलब ऐसा उसने दृश्य देखा। ही वंडर्ड, उसने आश्चर्य किया कि वाई, क्यों। इज इट द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, क्या ये ह्यूमन बीइंग का ब्लड था, क्या ये मनुष्यों का खून था, ऐसा उसने अपने विजन में देखा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इतना चैप्टर समझ में आया है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है। इस तरीके से हमारा जो सिलेबस है इंग्लिश 10th क्लास का वो यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। लास्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन्होंने पहले वाले चैप्टर नहीं पढ़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, वहां पे इन चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।